ये हो जो ये ना एक वेबसाइट है, 2-3 है वैसे। ये एक है जी GT मैट्रिक्स के नाम से, मैं शुरू से कर देता हूँ GT मैट्रिक्स। इस तरह देख रहे हैं, खुद भी आ जाए, गूगल कर सकते हैं। दूसरी पेज साइड के नाम से है ये, मैं वैसे उसकी मुझे याद नहीं रहती, मैं इसको गूगल करके ढूंढता होता हूँ। वैसे ये है पेज स्पीड .web.dev, ये गूगल की तरफ से है। वैसे तो अब ये GT मैट्रिक्स को भी गूगल ने खरीद लिया, तो दोनों इसी की ही है, गूगल की ही है, लेकिन स्टिल ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं। ये GT मैट्रिक्स और ये वाली, ये मेरा अकाउंट साइन इन है, इसमें मेरे पुराना हिस्ट्री दिखा रहा है इस वक्त, तो ये शायद आपके ना आए। और ये जी गूगल की है, और ये GT मैट्रिक्स की एक लोकल कंपनी समझ लें। इसमें मैं क्या करता हूँ, ये मुजम्मल वाली वेबसाइट को उठाता और इसको हम पेस्ट कर रहे हैं। इसका स्पीड मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस या स्पीड जिसे कहते हैं उसको मेजर करना चाह रहा हूँ। पेस्ट कर लेते हैं, दोनों वेबसाइट हैं। ये GT मैट्रिक्स जो है वो कह लें कि थोड़ा सा हाथ खोला रखती है, जिसे कहते हैं। इसमें होता है ना, कुछ टीचर्स बड़ी सख्त चेकिंग करते हैं, कुछ टीचर्स हल्की सी करते हैं, तो ये जो हाथ थोड़ा सा होला रखती है हमारे साथ, और ये खींच के रख दी है, स्ट्रिक्ट हमें रिजल्ट देती है गूगल की। ये जरा हमें स्ट्रिक्ट जो है ना वो रिजल्ट देती है। यहाँ पे अच्छे रिजल्ट लेना GT मैट्रिक्स के अंदर आसान है, क्योंकि पढ़ना जो टीचर है हमारा वो जरा ढीला है, वो हमें हिदायत देता है, जबकि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट लेना एक रियल चैलेंज है। तो GT मैट्रिक्स के अंदर डेफिनेटली हमें इसके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे मिलते हैं। इसके अंदर डेफिनेटली कोई इसमें वो स्पीड को ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ ऑलरेडी। मैं देखता था कि मुझे कोई ऐसी वेबसाइट मिलती है जिसकी स्पीड अच्छी नहीं है, लेकिन अब गुजारा करते हैं इसी के ऊपर। स्टिल ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 822 मिली सेकेंड जो हैं, और ये 1.2 सेकंड के अंदर लोड हो रही है, और ये चीज़ बहुत मैटर करती है मेरे नज़दीक कि रिस्पॉन्स टाइम कितना आ रहा है। अगर इसकी एग्जांपल हम ले लें, मेरी पुरानी वेबसाइट्स के लिए रिस्पॉन्स टाइम लेट ही होता था, अब वैसे बेहतर था, कुछ नहीं है वेबसाइट। तो मैं इस चीज़ को ना डिटेल में दोबारा से कर लेंगे कभी, मैं डाटा ढूंढ के रख लूँगा वेबसाइट्स का ना, कि ये वेबसाइट ख़राब है या सही है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल हम इसी को देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इससे भी बेहतर कोई रिजल्ट मिल पाता है या नहीं मिल पाता, इसी के ऊपर पंगे लेके देखते हैं। तो मुजम्मल वाली वेबसाइट के ऊपर कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करके देखते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन हम अभी सिर्फ रिजल्ट्स को रीड करना देखते हैं कि भाई ये हमें जो रिजल्ट दे रहा है वो है क्या, ठीक है। और अभी जो है ना यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट्स आ जाता है कि हमारी वेबसाइट कब जाके लोड होती है, कब जाके चीज़ें कौन सी पूरी होती हैं। मेरे नज़दीक ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक पर्सनली। डेफिनेटली गूगल के नज़दीक भी यही कुछ है, ये एक्सपीरियंस ही आता है ये चीज़ें। तो ये जो चीज़ है ये अटेन करना काफ़ी मुश्किल है, और ये चीज़ भी अच्छा रिजल्ट अटेन करना काफ़ी मुश्किल है। ये आपका सर्वर है, ठीक है, ये आपका सर्वर का रिस्पॉन्स है। और जो आप अपनी वेबसाइट की सब, मेरे साथ शुरू में ये होता था कि मैंने जो सर्वर्स बाय किए हैं वो अच्छे सर्वर्स हैं, और लेकिन जब मैं उसको ऑप्टिमाइज़ करने पे आता हूँ, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह ठीक करने पे आता हूँ, तो इस चीज़ को मैं ख़राब कर बैठता था। तो मुझे लगता था क्या ये सर्वर्स या जो है ना, यूँ समझे कि इसको ठीक करना एक इशू है, या समझे कि इम्पॉसिबल जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ है। लेकिन बाद में मुझे डेफिनेट एक्सपीरियंस में सारी चीज़ें आती हैं। दैन ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं, अब देखें ना, इसके ऊपर कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई इस वेबसाइट के ऊपर, तो मैं मतलब ऑप्टिमाइज ना भी करूँ, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस ना भी करूँ, स्टिल मैं ये चीज़ अच्छा कर ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सर्वर्स हैं वो अच्छे हैं, ये सर्वर का रिस्पॉन्स है। तो ये चीज़ तक मुझे रियलाइज़ हुई थी। अब मेरा वेबसाइट पे ये रिजल्ट जो अच्छे होते हैं। तो अब हम, ये बेसिकली है कि आपका जो सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम है जैसे वो किस तरह से आता है। नीचे कुछ हमें सजेशंस दे रहा है जी, आपके ये कुछ सजेशंस अगर कर लें, इस पे काम कर लें, तो आपकी वेबसाइट की स्पीड है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। जिसमें से पहला जो हमें दे रहा है ऑप्शन कि वो जी CDN के साथ अपनी वेबसाइट का लिहाज करें। CDN हम देख चुके हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को कहते हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट जो है वो क्लाउडफ्लेयर है। आप क्या करते हैं, क्लाउडफ्लेयर में जाते हैं, क्लाउडफ्लेयर में जाके साइन अप करते हैं, और वहाँ पे अपनी वेबसाइट बताते हैं। वो आपको कहता है कि जी आपकी वेबसाइट के नेम सर्वर चेंज करके मेरे नेम सर्वर रखो, जिसके ऊपर हमने लास्ट 1-2 लेक्चर में बात की थी, क्या ठीक है, वो नेम सर्वर मेरे रख दो। फिर क्लाउडफ्लेयर हमारी वेबसाइट के कापीज बना देता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कापीज बना देता है। उससे कुछ
मिली सेकंड्स के लिए हमारी वेबसाइट जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। आगे दे रहा है जी सर्च स्टैटिक एसिड्स, यानी कि कह रहा है कि ये जो हमारे एसिड्स हैं ये ज़्यादातर एलिमेंटोर के इश्यूज होते हैं, वो CSS के साथ गड़बड़ कर देते हैं कुछ, यानी जो ज़्यादा एसिड्स क्रिएट कर देता है हमारी वेबसाइट के अंदर, ज़रूरत से ज़्यादा एसिड्स क्रिएट हो जाते हैं। स्टाइलिंग होती है ना, एलिमेंटोर से स्टाइल बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन बैकएंड पे उसको मैनेज करना या उसकी परफॉर्मेंस एक चैलेंज बन जाता है। तो ये वो दिखा रहा है कि ये कुछ एक्स्ट्रा एसिड्स बने हुए हैं, इनको अगर रिमूव कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। ये टिपिकली हम रिमूव नहीं कर पाते होते हैं, बस हम कोशिश करते हैं कि इसको कंप्रेस कर लें, और कंप्रेस करने से कम हो जाएंगे। रेंडर ब्लॉकिंग सर्विसेज यानी रिसोर्सेज, ये हमारे सर्वर के अंदर ही कुछ होगा। ये सर इमेजेस इन नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट्स लाइक ये JPG होगी, ये कह रहा होगा मैं WPG के अंदर वेब पेज के अंदर लेके जाना चाहिए। मेरी साइज कम ही है, नॉर्मल है, नॉर्मल से बना जाए बहुत कम नहीं है, लेकिन अच्छी है साइज। और ये फेल आउट भी काफ़ी, ये कुछ सजेशंस हैं बेसिकली हमें जो स्टार्टिंग के अंदर मिल रही हैं। ये डाटा जो है, ये डाटा ऊपर स्क्रीनशॉट की नज़र में आ रहा है इस तरह से, और ये डाटा वही जो बात रिपीट हो रहा है। टोटल 1.2 सेकंड लगे हैं इसके अंदर। परफॉर्मेंस सेक्शन के अंदर आते हैं, जो हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस हमें ज़्यादा डिटेल में दिखाएगा कि जी फुली लोड होने में कितना टाइम लगता है, फर्स्ट पेज आने में कितना टाइम लगता है, और टाइम फर्स्ट बाइट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1.150 मिली सेकेंड्स का ये वाला फर्स्ट आपकी वेबसाइट जो है लोड कर रही है। तो ये कुछ लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज आपका जो पहला दिखाई देने वाला पेज कितनी जल्दी लोड हो रहा है, वो 2 मिली सेकेंड्स के अंदर लोड होगा। तो ये डिटेल के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स दिखा, नंबर दिखा रहा है आपको। स्ट्रक्चर के अंदर मजीद हमें वो जो यहाँ पे डिटेल्स आ रही समरी को, तो थोड़ी सी यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल्स ज़्यादा ये काम कर लो तो बेहतर रहेगा। वाटरफॉल मेरा सबसे फेवरेट फीचर है इस GT मैट्रिक्स के अंदर। इस पेज इसके भी अंदर आ जाता है, लेकिन उसको करना थोड़ा सा चैलेंज सा है, तो मेरा यहाँ पे फेवरेट है ये आपकी ना वेबसाइट में टुकड़े कर देता है। टुकड़े से मतलब जब वो लोड कर रहा होता है ना, तो वो फिर हमें डिटेल में चीज़ें दिखाता है कि भाई आपको लोड करते हुए मैंने क्या क्या कुछ लोड किया है, और वो किस किस सर्वर से जाके लोड किया है, कहाँ कहाँ से उसको ढूंढा मैंने, और उसको कितना टाइम मुझे लग गया है ढूंढने के अंदर। इसके ये नीचे गाइड्स भी हैं, नीचे लिखी होंगी कहीं पे, लर्न हाउ टू रीड। ये वैसे रीड कर लें तो काफ़ी बेहतर है, छोटी सी गाइड है, ये हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है आपको, मज़ा आएगा रीड करते हुए भी, उसके बाद ये इसको इम्प्लीमेंट करते हुए। अच्छा जी, इसको हम रीड करने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा ये इस तरह से। ये अच्छा पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूँगा आप लोगों को। ये ना हमारे HTML के वर्जन से थे, सॉरी ये ना हमारे HTTP के वर्जन है शायद, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा ये किस चीज़ के वर्जन से, जहाँ तक मुझे याद आ रही इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के वर्जन है, HTTPS और HTTP के वर्जन है, जहाँ तक मैं अगर कंफ्यूज नहीं कर रहा उसको। तो वर्जन में क्या था, ये हम देखें ये सारी फाइल्स हैं हमारी वेबसाइट पे ना, हमें एग्जैक्टली यहाँ पे वेबसाइट को देख के तो नहीं पता चलता, लेकिन ये बैकग्राउंड पे काफ़ी सारी फाइल्स बनी होती हैं। तो ये फाइल्स हैं, अब अगर यहाँ से देखें इनका सब, ये सारी फाइल्स का यहाँ तक सबका लोडिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, देखें सब, ये इतनी सारी फाइल्स एक ही दफा में एक्सेस हो रही है। पुराना वर्जन था, जो पुराना वर्जन था उसमें क्या होता था कि एक फाइल लोड हो जाएगी, देन अगली फाइल लोड होगी, फिर ये लोड होगी, फिर अगली लोड होगी, फिर अगली लोड होगी, फिर अगली लोड होगी, फिर अगली। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है, ये नीचे एग्जैक्ट बन रहा है, यानी ये लोड होगी, देन अगली लोड होगी, फिर अगली लोड होगी, फिर अगली लोड होगी। लेकिन अब जो वर्जन हमारे पास चलते हैं उसमें ये हमारे पास कैपेबिलिटी होती है वेबसाइट्स की, तो एक ही टाइम में ज़्यादा फाइल्स को डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये डाउनलोड हुई खत्म होगी, ये डाउनलोड होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है वगैरह वगैरह। तो ये वर्जन बताने का मकसद ये है कि जब हम प्लगइन्स की मदद से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ प्लगइन्स वो पुराने वर्जन के ऊपर काम करते हैं, वो फिर हमारी वेबसाइट को इस स्ट्रक्चर के अंदर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि कुछ वो हमारी वेबसाइट के पैकेट्स बना देते हैं। एक फोल्डर्स कह देंगे, हमारे मेन पेज के कुछ फोल्डर्स कर देंगे, 3 या 4 फोल्डर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो पहले उसको बोलते हैं, वैसे gzip का नाम भी देते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे, वो पहले कुछ फाइल्स के फोल्डर
ब्राउज़र को भेज देंगे, देन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इससे क्या होता है कि हमारा लोड टाइम इंक्रीज हो जाता है। दैन अब ये टोटल वेबसाइट 1.2 सेकंड के अंदर लोड हो गई है, यहाँ तक जाके 1.2 सेकंड कंप्लीट हुए हैं। यहाँ तक देखो बहुत बड़ा टाइम नहीं है, बेहतरीन टाइम है यहाँ पे जाके। अब यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ पे जाके 1.2 कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे लोड टाइम इंक्रीज हो जाता है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले आ जाएंगी, देन दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी। लाइक मैंने जब ऑप्टिमाइज की थी, मुझे रिसेंटली मेरी वेबसाइट एक कंपनी के साथ मैंने कह लेकर पार्टनरशिप की थी। उन्होंने मेरी वेबसाइट को इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने स्टार्टिंग वाले जो फैक्टर्स थे वो इम्प्रूव अच्छे से किए थे। डेफिनेटली ये कहूँगा कि ये वाले जो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किए थे, तो उसी की ऑप्टिमाइजेशन के बाद मुझे रियलाइज हुआ था कि ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ मजे की बात। तो लेकिन उनका जो लोड टाइम था, वो मेरी वेबसाइट का लोड टाइम तकरीबन 10 सेकंड 18 सेकंड में लोड हो गई थी वेबसाइट। यानी कि स्टार्टिंग में भी वो बड़ी जल्दी अपेयर हो रही है यूज़र को, लेकिन लोड हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। यूज़र को नज़र भी आ गई है, पिक्चर्स भी नज़र आ गई हैं, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बैकग्राउंड पे लोड होती गई हैं, होती नहीं, जो इसको 10 सेकंड या 12 सेकंड का टाइम दे रहा है। तो ये GZIP का वर्जन है, ये बताने का मकसद क्या था कि हो सकता है आपको फेस करना पड़े, लेकिन ये अच्छी टेक्निक है, बिल्कुल इस हमने कोई एक जगह ऑप्टिमाइजेशन नहीं की। अब हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि ये 200 सेकंड्स जो है, ये बताता है हमारा HTTPS वर्जन को। 200 कोड हम शायद पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। ये इस फाइल का साइज है, यहाँ पे साइज अपेयर हो रहा है। लाइक जो पिक्चर्स होंगी उनका साइज ज़्यादा होगा डेफिनेटली। यहाँ पे अगर आए तो इस फाइल को लोड होने में टाइम, यहाँ पे तो मैं कर्सर लेके आता हूँ तो ये साथ में डाटा अपेयर हो रहा है जी। मैं अगर कर्सर वैसे मूव कर लूँ तो रुकेगा नहीं, मेरा फिंगर भी यहाँ पे नहीं जाएगी। ये देखें 0 सेकंड्स का कलर्स जो है ना, कलर्स आपको बताते हैं कि ये क्या है। देखिए लाइक ग्रीन कलर जो है वो डाउनलोडिंग को रिप्रेजेंट करता है, SSL, और डाउनलोडिंग भी होगी कनेक्टिविटी। जो ब्राउन सा कलर होगा वो ब्लॉकिंग टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि कुछ ब्लॉकिंग हुई है, ये वाला कलर है, और ये रिसीविंग हुई है। यानी हर कलर कुछ डिफरेंट बताता है आपको, है। तो ये जो कलर है ये वेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें उस फाइल के लिए 45 मिली सेकेंड का वेटिंग टाइम लगा है, इसके लिए 1 मिली सेकेंड का। जस्ट इमेजिन अगर हम ये वेटिंग के टाइम को ख़त्म करते हैं तो मिनिमम क्या लें कि तकरीबन आपका 200 मिली सेकेंड्स का मजीद फ़र्क पड़ जाएगा। तो लाइक अभी 800 मिली सेकेंड 600 मिली सेकेंड तक आ जाएगा। खैर अब ये देखें, ये हमारे चीज़ें थी जो कि उसका होम पेज लोड होने में टाइम लगा है, और दूसरी साइड पे वो सर्वर दिखा हुआ है। ये जो ऑप्शन है ये सर्वर का है। अगर देखें ये सारी फाइल्स मुजम्मल के सर्वर से ही डाउनलोड हो रही हैं, लेकिन ये फाउंड्स हैं जो कि गूगल से ये डाउनलोड हुई है। ये जो फाउंड्स है, ये फाउंड पे लगाया हुआ है इसने रोबोटिक। अब ये देखिए ये गूगल से डाउन। अब देखिए ये ब्रेक डाउन करने से हमें ये पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट पे क्या क्या फाइल्स पड़ी। लाइक मैंने जैसे एनालिटिक्स के कोड भी है मेरी वेबसाइट पे, सर्च कंसोल के कोड भी हैं, दूसरी वेबसाइट के कोड भी हो सकता है, लाइक पिंटरेस्ट के कोड भी थे, वो भी काफ़ी टाइम लेते थे लोड होने में। तो उनको हम एनालाइज कर सकते हैं भाई ये जो कोड लोड हो रहा है किसके सर्वर से लोड हो रहा है, देन उसको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है। अब ये गूगल के डाटा को लोड होने में काफ़ी कम टाइम लग रहा है कंपेयर टू दूसरी चीज़ें, ठीक है। तो हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है, लगा रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ लोड ज़्यादा ले रही होगी देन हम इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे इसको बुलाएं, यहाँ को इसका अल्टरनेटिव देखें, ठीक हो गया। तो हम ये एडवांस चीज़ें हैं वैसे ही ना, ये जो चीज़ें हम डिस्कस करें काफ़ी एडवांस हैं। हम वैसे प्लगइन्स को यूज़ करके परफॉर्मेंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं कोशिश करता होता हूँ कि प्लगइन्स को जितना अवॉइड कर सकूँ अवॉइड करूँ। मैं फिर यहाँ ब्रेकडाउन आगे देखता होता हूँ क्या चीज़ें कितना टाइम ले रही हैं लोड होने में। जो ज़्यादा टाइम लोड ले रही होंगी डेफिनेटली उनको फिर अलग जाके पकड़ा जाएगा भाई ये क्या कर रही है। अच्छा हम आगे देख लेते हैं। मुजम्मल सारा डाटा मुजम्मल के सर्वर से आ रहा है। उसके बाद ये मैप्स, ये देखिए जो गूगल का मैप उसने दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा टाइम लगा है, नो इशू, कुछ बड़ी चैलेंज नहीं है हमारे लिए। ये अगेन फाउंड्स की फाइल आई है, और फाउंड्स ये google.com से डाटा कुछ अपेयर हुआ है, एम्बेड किया हुआ है जी कुछ, और यहाँ से फाइल भी यहाँ पे क्लिक करके मजीद वो मुझे डिटेल भी दे देगा। फाइल है जी लोड क्या चीज़ है,
ये गूगल मैप की कुछ API लगी हुई है, तो नीचे टाइम ले रही है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा डेफिनेटली टाइम ले रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चैलेंजिंग चीज़ नहीं है, लेकिन स्किल अच्छा है, ठीक है। आप ये देखें ना, हम ये कंपेयर करके कह सकते हैं, देखिए मैप्स 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 मैप्स, ऊपर ये वाला मैप, तो मैप इसकी वेबसाइट के अंदर ज़्यादा टाइम लेगा कि नीचे तक मैप्स की फाइल्स लोड हो रही हैं। तो ये देखें, हमारा अगर मैप्स को ख़त्म कर दें तो हमारी वेबसाइट का लोड टाइम यहाँ तक आ जाता है। ये कितना टाइम बनता है? 288 टाइम लाइन के मुताबिक कितना बन जाएगा? जितना भी बन रहा है यार, ये अपेयर नहीं हो रहा, लेकिन ये 4 जो भी सेकंड है 288 पहले। तो यहाँ कहने की मीन से कि यहाँ और ये वाला इतना पोर्शन खत्म हो जाएगा अगर गूगल मैप को यहाँ से उड़ा दें या हम उसका कोई अल्टरनेटिव देख लें, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें डिटेल में जाके समझ लगी हैं, ये अगेन कम्प्लेक्स चीज़ें हैं। अब मैंने वैसे कल या परसों प्लगइन को डिस्कस करते हुए बताया था कि मेरा जो फेविकॉन है उसके लिए मैंने अलग से प्लगइन कर दिया। मेरा वेबसाइट का जो लोड टाइम था उसमें फेविकॉन ज़्यादा टाइम ले रहा था, जैसे इसका मैप ले रहा है, मेरा फेविकॉन ले रहा था, वो मेरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कुछ मिस्टेक्स थी, बजाय मैंने उसको ठीक करने के फेविकॉन ही नहीं कर दिया। वो अब पता नहीं, वैसे परफॉर्मेंस मैंने चेक नहीं की, लेकिन होप से वो बेहतर होगा। तो एक रीज़न ऐसे ये भी थी मेरे फेविकॉन को चेंज करने की। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा फेविकॉन वहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो इसका मैप टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो अब हम ये भी देख चुके हैं कि सर्वर्स कहाँ से डाटा लोड हो रहा है, फिर हमें ये भी देख सकते हैं कि कौन सी फाइल है, कितना टाइम ले रही है, हम उसको पर्सनली उस फाइल की जाके टच कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जल्दी से, क्या नाम है, गूगल वाले को भी रिव्यू कर लेते हैं। इसके 2 सेक्शन बनते हैं, ये मोबाइल के अलग से बताता है, डेस्कटॉप के अलग से बताता है। जनरली वेबसाइट जो है डेस्कटॉप पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, मोबाइल पे कम। इसकी कई रीजन है, इनमें से कभी जाएंगे। तो मैं डेस्कटॉप वर्जन क्या था, इसमें ये ओवरऑल जो स्कोर दे रहा है वो 82 का दे रहा है, और फर्स्ट कंटेंटफुल पेज अच्छा है जी, ये लेआउट शिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। स्पीड इंडेक्स 3.4 सेकंड, इसके पास देखिए, पता नहीं सर्वर्स क्या स्लो हैं यार, तो इसके साथ 3.4 सेकंड में लोड हो रही है, यहाँ पे 1.2 सेकंड में लोड हो रही थी। यहाँ पे लार्जेस्ट दिखा रहा है 2.1 सेकंड, वहाँ पे 800 मिली सेकंड के राउंड दिखा रहा था। तो ये भी हमें सजेशन देता है कि ये काम कर लो तो बेहतर रहेगा। तो अब हम कुछ पंगे लेकर देखते हैं, ये मोबाइल के अंदर उससे भी कम दिखा रहा है, तो हम कुछ पंगे लेकर देखते हैं इसकी वेबसाइट के अंदर, तो कोशिश करते हैं कि इस रिजल्ट को इम्प्रूव करने की, क्या होता है या नहीं होता। तो तू बैकअप भी नहीं बढ़ा, तो टेम्पलेट डाउनलोड करना ना, की नाम है एलिमेंट होगी, टेम्पलेट डाउनलोड। अच्छा, तो ये एक लाइट स्पीड कैशे का प्लगइन है जी, मैं ये प्लगइन यूज करूँगा। अच्छा, ये ना मैं लाइट स्पीड कैशे के अंदर इसका ये डैशबोर्ड दिखा रहा है, कुछ हमें डैशबोर्ड के अंदर हम जाने की हमें अभी ये अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करने के लिए ये करना, एरर वगैरह ढूंढना। हाँ, ये उसकी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, स्पीड बेहतर करनी है, लेकिन ये जो है ना न्यू वेबसाइट की नहीं करनी। न्यू वेबसाइट में भी आपको सिखाने के लिए करना है। न्यू वेबसाइट मतलब ये है कि आप लोग पहले जब वेबसाइट बनाते हैं उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करते हैं, पेजेस वगैरह बनाते हैं,
दैन आप आर्टिकल जब पब्लिश कर रहे हो तो आप लोगों को कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी, आप प्लगइन्स करेंगे। दैन आप एक अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे। दैन फिर आप जब एक तसल्ली हो जाएगी, अब मैं जो कुछ प्लगइन्स करने थे मैंने बेसिक्स प्लगइन्स वो सारे कर लिए, मैंने जो स्ट्रक्चर क्रिएट करना था मैंने बना लिया, मैंने कुछ आर्टिकल भी पब्लिश कर लिए 5-7। दैन फिर आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आओगे, देखें हम कितना लोड ले रही है, कितनी जल्दी लोड हो रही है। उसके बाद इसकी रीज़न ये है कि जब हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं वेबसाइट को तो हम जनरली हम उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं, जनरली हम उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं कोड को। तो जब हम कोड को कंप्रेस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस कई हमारे वेबसाइट के जो स्टाइलिंग इश्यूज होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। स्टाइलिंग इश्यूज से क्या बात है, देखें अब ये जो टेक्स्ट है, ये तो टेक्स्ट है लिखा हुआ कोड है, ये तो टेक्स्ट है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला तब बनेगा जैसे ये एक कलर्स लिखे हुए ये बॉक्स बना हुआ है, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ है बनस्बत उसके, नीचे आ जाए तो ये थोड़ी सी मजीद कम्प्लेक्स चीज़ है, ये टैब्स वगैरह बने हुए हैं बनस्बत टेक्स्ट के। जब मैं कंप्रेस करूंगा तो इन स्टाइलिंग इश्यू के अंदर कुछ इश्यूज आ सकते हैं। लाइक मुझे ये आए मुझे, मैं जब कंप्रेस कर रहा था ये चीज़ उड़ जाती है, पता सिंपल ये टेक्स्ट लिखा आ जाता है, यानी कि एक सेक्शन बन के जैसे हमने ब्लॉग्स का लिखा था तो ये खत्म सिर्फ टेक्स्ट लिखा आ जाता था। तो इस तरह के हमें इश्यूज फिर आते हैं। तो फिर हम ये एक ही दफ़ा ऑप्टिमाइजेशन होती है, हम फिर पहले अपना स्टाइल बना लेते हैं, देन फिर हम ऑप्टिमाइजेशन में जाते हैं। फिर हम जब ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो फिर इसमें टाइम लगता है, टाइम टेस्टिंग में होता है। हम कुछ चेंजेस करते हैं वेबसाइट के अंदर, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर चेंजेस करते हैं, फिर टेस्ट, फिर चेंजेस, फिर टेस्ट। ये रेगुलर काम है जब तक हम मुतमिन नहीं हो जाते। क्यों रेगुलर टेस्ट इस तरह से जब हम इस दफ़ा चेंजेस कर लेते हैं फिर हमें टेस्ट करना होता है कि वेबसाइट चल ठीक रही है, मसला तो नहीं आ गया। राइट, एक दफ़ा मुझे इस तरह के इश्यूज भी आए कि मैंने चेंजेस किए हैं और मेरी वेबसाइट ही खत्म डिलीट हो गई। मतलब पेज ओपन करते हैं तो आपके पास वाइट पेज आ जाता है, कुछ भी अपेयर नहीं होता, नथिंग। अब उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली जब कुछ खोलना ही नहीं है तो 100% परफॉर्मेंस देगा। तो मीन टू से कि ये एक रेगुलर काम होता है और तो उसमें टाइम भी लगता है और इसको ध्यान भी करना पड़ता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। तो ये लाइट स्पीड कैसे होपफुली हर एक के पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, नहीं होगा तो आप सर्च करके कर लेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये जो सर्वर्स लिए होते हैं ना इस तरह के ना ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे WP रॉकेट है, W3 कुछ इस तरह बने ऑप्टिमाइजर है, काफ़ी सारे हैं, वो ब्रांड है, वो बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं और उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन हर ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन हर थीम पे, हर ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन हर सर्वर पे काम नहीं करता, ठीक हो गया। लेकिन ये जो लाइट स्पीड कैशे जो लगे हुए हैं, ये जो मेरे पास सर्वर्स हैं उनके ऊपर भी उनके लिए रिकमेंडेड यही वाला है, ठीक हो गया। तो ये अगर सर्वर को और थीम को हम समझ के उसके मुताबिक ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन लगा रहे हैं तो एक कॉम्बो बन जाता है, ठीक है, 2-in-1 वाला सीन हो जाता है। तो खैर इसके अंदर हम आते हैं जनरल सेटिंग्स के अंदर। जनरल वन वन हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। जनरल के अंदर ऑटोमेटिक अपग्रेड के ऑप्शन है, अपग्रेड करना या नहीं करना, गेस्ट मोड, सर्वर की आईपी, सर्वर की आईपी हो तो यहाँ पर दे सकते हैं। ये होता है DNS, ये मेरी जैसे पुरानी आईपी लगी हुई है। DNS क्या होता है देखें, जो DNS का था डोमेन नेम सिस्टम, DNS डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या होता है कि हर वेबसाइट की एक IP एड्रेस होता है, ठीक है, हर वेबसाइट की एक IP एड्रेस होता है। इस चीज़ की समझ है आप लोगों को? ये नहीं ठीक है। अब जैसे ये जो है ना एड्रेस, इतना मैं अगर इसको कॉपी कर लूँ और हम यहाँ पे कहीं पेस्ट कर लेते हैं, देखो ये जो लिखा हुआ है टेस्ट करके देखते हैं, उसमें होता है ये सर्च कर रहा है
ये जो उतना मैंने एड्रेस लिखा था ऊपर, ये एक्चुअल में एक वेबसाइट का एड्रेस है जो कि facebook.com है, ये वाला, ठीक है, ये डिजिट्स लिखे हमने। अब ह्यूमंस को ये डिजिट्स नहीं समझ में नहीं आते और ये याद करना भी मुश्किल है हमारे लिए। अगर किसी को मैं ये कहूँ facebook.com, तो किसी को मैं ये कहूँगी 69.63.176.13, डेफिनेटली facebook.com को याद करना आसान है, उसको याद करना मुश्किल है। तो यहाँ पे आता है DNS, ठीक है। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। तो ये IPs को इंग्लिश में चेंज किया हुआ सिस्टम है ये। तो सर्वर जब हम किसी को लिखते हैं facebook.com, तो ब्राउजर या पहले वो सर्वर जाकर DNS चेक करता है रिकॉर्ड्स कि भी क्या ब्लॉक क्या है, उसकी IP ढूंढते हैं। जब उसकी IP ढूंढता है फिर उसके सर्वर को जाता है, सर्वर से फिर उसका डाटा उठाता है, डाटा उठाने के बाद फिर हमें facebook.com ओपन होती है, इसका टाइम लगता है। तो हम ये DNS का जो लुकअप टाइम है इसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे उसको अपने वेबसाइट की IP पे डालते हैं। उसको जो ढूंढने में, जो DNS ढूंढने में टाइम लगेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर DNS यहाँ पे इसका पुराना वर्जन में यहाँ पे दिखाता होता था, वैसे ये GTMetrix का पुराना वर्जन जो था अब चेंज हो गया, तो वहाँ पे दिखाता होता था रिक्वेस्ट जो है ना, सर्वर रिक्वेस्ट। अब नहीं दिखा रहा, अब नहीं आ रही, लेकिन पहले इसमें होता था। तो इससे सर्वर की जो रिक्वेस्ट टाइमिंग्स है ना वो कम हो जाती है। मे भी ये दिखा दें हमें, कहीं भी नहीं आ रहा फिलहाल, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो मीन टू से कि आपका DNS का जो लुकअप टाइम है वो ज़रा कम हो जाएगा, सर्वर के साथ अच्छा कनेक्शन बन जाएगा। ट्यूनिंग में आकर देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ पे कुछ खास चीज़ें नहीं है। ये गेस्ट मोड की IPs लगी हुई हैं, ये बाय डिफॉल्ट में छेड़ने की जरूरत नहीं है। कैशे वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। सच में ये इम्पोर्टेंट है। कैशे क्या चीज़ होती है? ये सब ये सारा कुछ आन है पहले से, तूने ये पहले से आन था, ये आन है सारा कुछ, यही तो हमें करना था। ये क्या होता है कैशे? यूँ समझें कि कभी ना आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, अगर हम कोशिश करके देखते हैं कि हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देख सकें यहाँ पे। ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई, बल्कि अभी तक अब कुछ ओपन हो गई। अब ये मेरी वेबसाइट का लोड टाइम खत्म हो गया, लेकिन स्टिल इमेजेस यहाँ पे नहीं है, अब वो ओपन हो रही हैं। ये लेजी सोकेट की वजह से हैं ये, तो ये अपेयर हो रही हैं, ठीक है। अब ये मेरा हेडर है, ठीक है, डेफिनेटली हेडर है सबको पता है। तो ये मेरा मेन आर्टिकल है। अब अगर कोई बंदा मेरा दूसरा किसी आर्टिकल पे जाता है, उसके लिए हेडर तो सेम रहेगा, सिंपल सी बात, आर्टिकल चेंज होगा, हेडर तो वही रहेगा मेरा। तो वेबसाइट के अंदर, हर वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चेंज होती हैं पेज टू पेज, कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती, इसको बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वो स्टैटिक चीज़ों का एक कैशे बना के उसके ब्राउज़र के अंदर फिट कर देते हैं। जिसने हमारी वेबसाइट विजिट की, उसके हम स्टैटिक पेज का एक कैशे या कुकी जिसे कहते हैं वो बना के उसके अंदर सेव कर देते हैं, उसके ब्राउज़र के अंदर डाटा सेव हो जाता है। लाइक यहाँ पे अगर देखें कुकीज़ शायद यहाँ पे अपेयर हो रहे होंगे, ये 59 कुकीज़ इस वक्त यूजर्स के अंदर हैं इस वक्त। तो वो क्या होता है कि जब दोबारा वो बंदा मेरा किसी वेबसाइट किसी पेज को विजिट कर देगा, पहले ब्राउज़र वो स्टैटिक चीज़ें ब्राउज़र के अंदर से उसे उठा के दे देगा, उसी के PC उसी के कंप्यूटर में से उठा के दे देगा, बजाय सर्वर तक जाने के। समझ लगी बात? मतलब वो चीज़ें जल्दी दिखा देगा, हाँ, तो पड़ी हुई सेव उसके ब्राउज़र की, सॉरी उसके कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है, वही उठा के फौरन से दिखा देगा ब्राउज़र को। और ये हम ब्राउज़र को बता सकते हैं कि भाई ये मेरी फाइल 1 साल के लिए उसके ब्राउज़र कंप्यूटर के अंदर पड़ी रखना, या 30 दिन के लिए पड़ी रखना, या 10 दिन के लिए पड़ी रखना। जैसे बार फेसबुक का डाटा ऑफ होता है, फेसबुक कुछ भी चलेगा, एग्जैक्टली उसने वो कुकीज़ के अंदर सेव किया होता है। तो ब्राउज़र में ये कैशे का या कुकीज़ का कंसेप्ट है, और ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारी वेबसाइट परफॉर्मेंस के लिए। अब यहाँ पे ज़रा फोकस करना मेरे हेडर के अंदर, हम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा हेडर के ऊपर फोकस करना चाहिए, रीलोड होता है, ये वैसे रीलोड हो रहा है, मेरा ख्याल है रीलोड ही होगा, नहीं होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन ये हेडर मेरा वही रहा। तो ये है जी कैशे, हम यहाँ से कैशे ऑन कर सकते हैं।
इससे कैसे ऑन करना ना यूँ समझें कि हमने सर्वर के ऊपर ना एहसान कर दिया, सर्वर के ऊपर एहसान कर। अगर हम कैशे नहीं ऑन करते तो वो सर्वर हमारी वेबसाइट को हर दफ़ा न्यू कंसिडर करेगा और यूज़र को भी एक नई कॉपी के तौर पे कंसिडर करवाएगा। लेकिन जब कैशे ऑन कर देंगे ना तो सर्वर भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है हमारी वेबसाइट को लेके, और फिर चिल मोड के अंदर आके ना उसको दिखाने की कोशिश करता है। तो अगर आपने सर्वर कैशे नहीं ऑन किया हुआ ना तो यूँ समझे कि आपने अपने सर्वर के ऊपर ना वो कर लेना कोई ज्यादती की हुई है। अच्छा जी, ये मैंने कैशे इस वक्त इनेबल है, और आगे अगर देखें तो यूजर्स के जो लॉगिन कैशे ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे देख लेंगे। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पेजेस के ऊपर जाता हूँ, चीज़ों के ऊपर। ये फेविकॉन को देखें, ये वो ऑप्शन था जो मेरी वेबसाइट के अंदर मुझे इशू कर रहा था कि फेविकॉन को भी कैश करना या नहीं करना। कैश पीएचपी जो आपकी वेबसाइट की पीएच, ये जो वर्जन है जो कैश मोबाइल, अगर आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल के लिए अलग से आपने पेज बनाया हुआ है और डेस्कटॉप के लिए अलग से पेज बनाया होता है, इसको आप ऑन करेंगे। लेकिन नॉर्मल जो थीम्स होती हैं वो उसके लिए अलग से नहीं होता, तो इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। सर अगर अलग से बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल वही ठीक है। आगे आ जाते हैं TLL। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कि हमारा जो पब्लिक कैशे है वो कितनी देर तक रखने, ये 1 वीक के लिए रखना है, कितनी देर के लिए रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम उसको बता सकते हैं। मैंने वैसे मेरे ख्याल है 30 डेज रखा या 1 साल रखा हुआ, एग्जैक्ट नहीं याद। चेंज कैसे करते हैं? यहाँ पे डिजिट्स नया लिख दोगे, बस सेकंड्स के अंदर लिखना है। पर्च का मतलब होता है, पर्च देखिए जब हम कैशे करते हैं ना, कैशे इनेबल्ड होता है तो हमें कुछ इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं समटाइम्स। इश्यूज किस तरह से? फॉर एग्जांपल मेरे वेबसाइट के अंदर मैंने कुछ स्लाइड चेंजेस कर दिए हैं, हेडर के अंदर मैंने कोई नई कैटेगरी ऐड कर दी है, तो अब कैश वर्जन के अंदर वो कैटेगरी ऐड नहीं हुई होगी, तो किसी यूजर ने जब मेरी वेबसाइट ओपन की तो उसको वो पुराना हेडर ही नजर आता होगा, हालांकि मैंने उसमें अब चेंजेस कर दिए हैं। पर्च के अंदर क्या होता है कि हम उसको पर्च कर सकते हैं कि पहले मेरी वेबसाइट की जहां जहां कॉपीज पड़ी हैं वो खत्म कर दो, अब नई कॉपी बनाओ। पर्च तो नहीं के ऊपर जी, अगर हमने चेंजेस कर दिए ना ऑटोमेटिकली नहीं कॉपीज बनती है। हाँ, ऑटोमेटिकली हर सर्वर जहाँ चाहे वो क्लाउड प्लेयर ने बनाई होगी, चाहे हमारे अपने सर्वर ने बनाई होगी, जहाँ पर भी कॉपीज होंगी वो अपडेट हो जाएगी, उसमें नया वर्जन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। हमारे कहने पर होगा या हम ऑप्शन होता है मैनुअली भी हो जाता है, जब लाइक इसकी जो सेटिंग्स होती हैं, जब नया प्लगइन अपडेट करते हैं, प्लगइन को नया इंस्टॉल करते हैं और इस तरह थीम अपडेट करते हैं, इस तरह के सिनेरियोज के अंदर ऑटोमेटिक वर्ज हो जाता है। और अगर आप ऑटोमेटिक नहीं वर्ज हो रहा तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। वैसे जब मैं परफॉर्मेंस को डील कर रहा होता हूँ सेक्शन के अंदर, तो इसको मैं बार बार सर्च कर रहा होता हूँ ताकि मुझे न्यू से न्यू काफ़ी नज़र आए, ताकि मैं एग्जैक्ट डाटा मुझे मिलेगा कितनी जल्दी लोड हो रही है। एक्सक्लूड के अंदर आ सकते हैं भी इस चीज़ों को, इस चीज़ फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये जो हमारा किचन का जो यहाँ पे लोगो नज़र आता है उसको मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है, कैशे में लेके आना उसको भी, क्योंकि वो थोड़ा लेजी लोड के अंदर भी उसको हमने एक्सक्लूड किया हुआ है। वो जब मैंने देखा था पिक्चर्स को बाद में लोड करता है वो, तो वेबसाइट लोड होगी, उसका लोगो नहीं लोड हुआ अभी तक, तो बड़ा अजीब लगता था मुझे। फिर मैंने वो लोगो रखा, भाई इसको तो यानी कि जल्दी लोड कर दी, बाकी पिक्चर्स को तो बाद में लोड करता रहे। तो ये आप यहाँ पे छोटी मोटी जो है ना अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट का कैसे लाइक आपने जो रखे हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं लाइक डाउनलोडेबल को फाइल्स रखी हुई हैं या कुछ इस तरह की, उनको भी कैसे वो डेफिनेटली है उसको ऑन कर लेंगे। इनमें ब्राउज़र के अंदर कैशे रखना या ऑन कर देना बेहतर है, और एडवांस के अंदर जी HTTPS वर्जन को फोर्सफुली दिखाना है या सिंपली, तो मैं इसको ऑन कर दूँ, HTTPS वर्जन ही लोगों को नज़र आए, HTTP मुझे नजर ही ना आए। उसके बाद इंस्टेंट क्लिक का ऑप्शन ये होता है कि लाइक अभी मैंने यहाँ पे अपना पेज ओपन किया हुआ था, बहुत 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 बेहतरीन ऑप्शन है ये वाला, जितने क्लिक करें करना ना, तो ये वाला ये, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। मैंने इसको ऑन नहीं किया सिर्फ साइड इफेक्ट्स की वजह से। वो क्या है
जे आप ये मेरा यूजर इस पेज पे गूगल से होके आ गया इस पेज पे, अब उसको लगा कि मुझे ये पेज भी विजिट करना चाहिए। अगर मैंने ये ऑन किया हुआ ये वाला, तो मैं जब यूजर इस पर क्लिक करेगा ना तो ये पेज ओपन नहीं होगा। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेगा पेज ओपन नहीं होगा। यहाँ पे ना लोडिंग होना शुरू, जैसे यूट्यूब के ऊपर दूसरी वीडियो पे क्लिक करते तो ऊपर एक स्लाइड बार सा आ जाता है और वो लोड होना शुरू हो जाती है। फिर यानी कि पूरा पेज नहीं रिफ्रेश होता, उसी पेज के अंदर आपको यूट्यूब की दूसरी वीडियो नजर आ जाती है कुछ लोडिंग के बाद। सेम वही कुछ हो जाता है हमारी वेबसाइट के साथ, ऊपर लोडिंग होना शुरू हो जाती है और वो पेज फॉर जल्दी, यानी कि स्टैटिक चीजें वही रहती हैं, हेडर वगैरह, तो आपको वो आर्टिकल एज सून एज पॉसिबल जल्दी से चेंज करके दिखा देता है। चंद मैं कहता हूँ शायद 1 या 2 सेकंड के अंदर आपको लोडिंग टाइम होता है और आपको नया आर्टिकल नजर आ जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहता है यूजर के, बजाय के पूरा पेज लोड हो वहीं पे वो सिर्फ चीजें चेंज हो जाए, आर्टिकल की चीजें चेंज हो जाए, आपको नया पेज नजर आए। यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स इसके ये थे कि मुझे ये जो चीजें, वो जब कोशिश ही करता है कि एज सून एज पॉसिबल लोड करे, फिर वो मेरी स्टाइलिंग को कंप्रोमाइज कर देता है। ये लाइक ये टैब्स वगैरह उड़ जाती थी, ये स्टाइलिंग के अंदर कुछ कंप्रोमाइज हो, डेफिनेटली मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर मैंने इसको आने दिया। आप देख लें, अगर आपके पास वेबसाइट के अंदर इतनी कम्प्लेक्स स्टाइलिंग अगर नहीं होती, इसको टेस्ट करके देखा जा सकता है, तो आप उसको टेस्ट कर लेंगे। अगर वो अच्छा वर्क करता है तो बहुत रिकमेंडेड ऑप्शन है। टेस्ट किया जा सकता है इसको। मैं सीडीएन सेक्शन के अंदर जाता हूँ। सीडीएन के अंदर आप अपने क्लाउडफ्लेयर को यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो क्लाउडफ्लेयर की जो मोटी मोटी सेटिंग्स हैं वो यहाँ से चेंज हो सकती हैं, लाइक कैशे पर्च करना नहीं करना, किस तरह की चीज़ें यहाँ से चेंज हो सकती हैं। लेकिन डेफिनेटली आप पहले क्लाउडफ्लेयर पे अकाउंट बनाएंगे, देन यहाँ पे आप उसको कनेक्ट करेंगे। फ्री है, पेड भी है, फ्री भी है। फ्री भी है तो दोबारा अच्छा गुजारा हो जाता है। ये इनकी अपनी भी एक वर्जन सीढ़ियाँ है, मैं वैसे वो यूज स्लाइड करता हूँ। स्लाइड से मुराद ये है कि मैंने इनकी ना इमेज ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस मुझे बहुत कमाल लगती है। लाइक इनका मैं कैशे भी यूज़ नहीं करता, मज़े की बात बताऊँ, लाइट स्पीड का कैशे मैं यूज़ नहीं कर रहा, और इनकी पेज ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज भी ना होने के बराबर यूज़ कर रहा हूँ। ये एक टूल है जिसकी वजह से मैं लाइट स्पीड का फ़ैन हूँ। ये क्या करता है, इनकी ये अपनी सर्विस है सीडीएन की। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारी जितनी भी मैं इमेजेस अपलोड करता हूँ, नया आर्टिकल जब पब्लिश कर रहा हूँ, उसमें जितनी भी इमेजेस को अपलोड करूँगा, वो क्या करेगा, वो सारी इमेजेस को उठाएगा, अपने सर्वर पे ले जाएगा, ये उनका सर्वर है, वहाँ पे ले जाएगा, वहाँ पे जाके उनका साइज रिड्यूस करेगा। मैं जेपीजी फॉर्मेट के अंदर उसको अपलोड करता हूँ, उसका साइज भी रिड्यूस करेगा, उसको ऑप्टिमाइज भी करेगा, और ऑप्टिमाइज करके मुझे साइज को ऑप्टिमाइज करेगा और उसका वेब पेज का वर्जन बनाएगा, वेबसाइट का वर्जन बनाएगा। वो जल्दी लोड होता है, एक्सपीरियंस अच्छा होता है उसका। वो फिर यानी कि मेरी वेबसाइट के इमेजेस को उठा के अपने सर्वर पे ले गया, उसको ऑप्टिमाइज करेगा, ऑप्टिमाइज करके वापस मेरे सर्वर पे लेके आएगा मेरी वेबसाइट के अंदर, तो यूजर्स को वो ऑप्टिमाइज इमेजेस दिखाएगा जो जल्दी लोड हो इमेजेस। कहानी की समझ लगी? मैं इनका इस सर्विस का बड़ा फैन, कमाल। लेकिन ये थोड़ी सी पेड भी है, मैंने पेड नहीं ली हुई वैसे, लेकिन फ्री के अंदर लिमिटेड डाटा वो ऑप्टिमाइज करते हैं कुछ टाइम के लिए, लाइक 1 मंथ के अंदर इतना डाटा हम आपका चेंज करेंगे। तो कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन मेरा वो फ्री के अंदर अच्छा सर्वर चल रहा है। तो सीडीएन के अंदर आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने क्लाउडफ्लेयर को। ये नीचे सेटिंग्स हैं उसकी। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मैंने बता दिया, पेज ऑप्टिमाइजेशन दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। असल ऑप्टिमाइजेशन ये है जो अब हम स्टार्ट करने लगे, पहले तो कहानी है। एक गिलास और पिला। यार स्टार्ट दे नोट्स आए थे। हाँ है तो सही।
है रीना ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਸੁਬਹ ਆਵਾਂਗਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ आया ਹੁੰਦਾ डेली ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਜੀ ਸੁਬਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸੁਬਹ ਮਿਲ आया ਹੁੰਦਾ डेली ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਰਸ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਲੈ ਕੇ यहाँ पे हम देखेंगे CSS की सेटिंग्स हैं, ये जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, और ये HTML है, तीन लैंग्वेजेस से मिलकर एक अच्छी वेबसाइट बनती है। ये CSS की सेटिंग्स है, जावास्क्रिप्ट की, HTML की, ये मीडिया जो हमारी पिक्चर्स वगैरह लोड होती है, और ये मीडिया जिनको हम इस सेक्शन के अंदर नहीं रखना चाह रहे वो है, और लोकलाइजेशन और लिंकिंग के अंदर। जैसे मैंने बताया कि एलिमेंटोर जो है वो CSS को ज़्यादा छेड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से मिनीफाई कर देता हूँ। CSS को मिनीफाई करने का मतलब ये होगा कि उसको कंप्रेस कर देगा वो थोड़ा सा, यानी कि पहले अगर वो 100 लाइन्स का कोड उसने लोड करना था ब्राउज़र में, तो अब वो हो सकता है 70 लाइनों का कोड कंप्रेस यानी कि वो लोड करेगा, तो 30 लाइन्स को कंप्रेस कर देगा, मिनीफाई कर देगा। मिनीफाई से मुराद है ये कंप्रेस कर देगा, कंबाइन से मतलब है कि CSS के वो पैकेट्स बना देगा। तो हम पहले मिनीफाई से चेक करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद CSS ये रहने देते हैं, फॉन्ट का जो डिस्प्ले है ये पार्ट, अब हम इसको चेंजेस सेव कर लिए। मैं इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा इतना कुछ होगा नहीं, HTML को भी मिनीफाई करके देखता हूँ। वैसे मैं ये सेटिंग्स अब यूज़ नहीं करता क्योंकि मैंने ये नोट की है, ये जो सेटिंग्स हम यहाँ से मॉडिफाई कर रहे हैं ये उल्टा लोड टाइम बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ लेकिन हम ट्राई करते हैं क्योंकि ये CSS जो है ना उसको काफ़ी वो करता है, क्या नाम है, एलिमेंटोर। तो मैं इस टैग को यहीं पे रहने देता ताकि हम कंपेयर कर सकें डाटा को। तो मैं यहाँ पे दोबारा से टेस्ट रन करके देखता हूँ। मीनवाइल जब तक ये टेस्ट डाटा रन हो रहा है हम बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। लाइक जावास्क्रिप्ट को मैंने नहीं छेड़ा यहाँ पे, उसके रीज़न ये है कि एलिमेंटोर जावास्क्रिप्ट के अंदर इतना काम करता नहीं, मीन कि हमारे पास सामने अपीयरेंस कोई थी नहीं इतनी खास। कंबाइन को हम देख चुके हैं, उसके पैकेट्स बना देगा। नीचे को देखें तो इतनी कुछ सीरियस, ये फाउंड का है, फाउंड को किस तरह से डिस्प्ले करना जब फाउंड अपेयर हो रहा होता है। लाइक मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करूँ, फाउंड के अपेयर होने के स्टाइल के ऊपर ज़रा गौर करना है आप लोगों ने। ये जल्दी रन हो गया, लेकिन पहले ही ये वैसे मैंने मॉडिफाई कर लिया था। ये क्या होता है कि कुछ फाउंड पहले बोल्ड हो जाता है, देन वो अपनी असल हालत में आता है। तो ये फाउंड्स की सेटिंग ये थीम टू थीम वेरी करता है, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर डेफिनेटली पहले दो ऑप्शन सेम होंगे, मिनीफाई करना या उसको कंप्रेस करना है, कंबाइन कर देना है। और ये डिफेंडर जैसे फाउंड्स की बात कर रहे हैं वैसे ही होता है कि इसको किस तरह से लेके आना है। डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को डिले करना है, डिले वैसे बेहतर रहता है, लेकिन वो फिर आपका ओवरऑल लोडिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा। वाह, देखा ये ज़्यादा हो गया, 1.5 सेकंड पे आपकी वेबसाइट जो है चलेगी। या ये असल से पता चलेगा वाटरफॉल के अंदर क्या कुछ चेंजेस आए हैं। ये मुजम्मल वाले सर्वर पे ये चीज़ें, और परफॉर्मेंस के अंदर हम देखें तो लार्जेस्ट कंटेंट पेज और फुली लोड टाइम, लेकिन हमने वहाँ से मिनीफाई करने की कोशिश की है और वो अपोजिट हमें रिजल्ट दे रहा है। तो मैं करता हूँ HTML को यहाँ से वापस कर देता हूँ, ऑफ कर देते हैं। अभी तक जो सेटिंग्स मैंने सिर्फ छेड़ी थी वो CSS की और HTML की छेड़ी थी, तो CSS को मैं मिनीफाई रखता हूँ, HTML को मैंने वो कर दिया। तो रीटेस्ट करके देखते हैं जो फर्क पड़ता है। ये इस तरह से टेस्टिंग वाइज आपको चलेगी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है। अगर आप क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं वेबसाइट को, तो क्लाउडफ्लेयर के लिए बेहतर
क्लाउडफ्लेयर का अपना एक प्लगइन है, वो आपकी वेबसाइट को अच्छी से ऑप्टिमाइज करता है। अब मैं वहीं से करता हूँ, लाइट स्पीड की मैं बता रहा हूँ, मैं यूज़ नहीं करता। यही इसका चक्कर है, ये उल्टा बढ़ा देता है स्पीड को। प्लगइन है ना, प्लगइन ऐड देते हैं। अब कुछ बेहतर है रिजल्ट्स, अगर हम कंपेयर करें तो स्टिल बहुत अच्छा नहीं कह सकते, ये 1.2 से 1.4 पे चला गया, लेकिन पिछले की निस्बत बेहतर है। यानी कि HTML को छेड़ना हमारे लिए थोड़ा सा भारी पड़ गया, तो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट को छेड़ के देखते हैं, यहाँ से मिनीफाई, और देन ये मैं डिलीट करके देखता हूँ, यहाँ से रीटेस्ट। वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्लाउडफ्लेयर जो है ना वो जरूरी है, लाज़िम अल मज़मून चीज़ है। अब अगर मैं इसके जो यहाँ से इसके चेंजेस कर रहा हूँ ना, ये वाले लाइट स्पीड का ये सारे खत्म करके वापस रीजनल हाल में चेंज कर दूँ, तो सिर्फ इसके ऊपर क्लाउडफ्लेयर लगा दूँ, तो ये जो रिजल्ट्स मिले थे या पहले का रिजल्ट्स मिले थे, इससे बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं कुछ भी किए बगैर, सिर्फ क्लाउडफ्लेयर लगाने से। वो इतनी पावरफुल चीज़ है। कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट वैसी है ही नहीं, 1.4 से 1.3 पे जरूर आ गया। तो यहाँ से हम CSS के अंदर कंबाइन एक दफ़ा करके देखते हैं, मुझे लग जा रहा है डिस्प्ले स्वैप भी करके देख लेते हैं, वैसे मुझे लगता है इसमें फर्क पड़ेगा कि जब यहाँ से ये एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाए तो फिर यहाँ से हम रीटेस्ट करेंगे। वैसे एक दफ़ा खुद लोड करके देखते हैं अपने पास वेबसाइट कैसे लोड हो रही है। जब अपने पास ऐसे लोड करें तो क्लाउड पर अगर एक्टिव है तो उसको इग्निटो मोड में किया करें और परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कैशे नहीं आता। माड़ी नहीं है, वो पिक्चर लोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है, उसको साइज अगर कम कर दें, 500 MB की फाइल है, साइज कम लेकिन लोड ही खत्म भी होता है तो बेहतर हो सकता है। ये तेरा इसलिए ये लोड ले रहा है, तेरा मैप के अंदर डाटा ही बहुत ज़्यादा है, लंदन में लग रहा है। अब काफ़ी बेहतर हो, तो पहले जितने की ऊपर आ गई है, परफॉर्मेंस में आगे आते हैं। अब हम कुछ कह सकते हैं कि हम ये देखें, वैसे ये 142 और यहाँ पे हमें जो डाटा मिला हुआ है वो 1550 है। कुछ हम कह सकते हैं कि मुकाबला थोड़ा सा तगड़ा मुकाबला हो गया चेंजेस में। तो ये अब ये चीज़ें कैसे पता चली हैं? टेस्टिंग से। मैंने कोई आपके सामने कोई रॉकेट साइंस में लगाई, बस मुझे ये पता कि एलिमेंट और CSS को ज़्यादा छेड़ता है तो मैंने आगे CSS में ही पहले प्रेफर किया, लेकिन स्टिल हमने जावास्क्रिप्ट उसको चेंज किया, HTML को चेंज करना भारी पड़ा तो वो मैंने वापस कर दी चेंजेस। तो ये टेस्टिंग से मुझे पता लगी। तो ये जो है ये भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल गया, ये भी तकरीबन दोनों हमारे रिजल्ट जो हैं बराबर हो चुके हैं तकरीबन। तो लेट्स सी हम इससे क्या बेहतर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। यहाँ पे जो कुछ करना है कर लिया, जावास्क्रिप्ट चेंजेस करने का फायदा कोई नहीं है, HTML तो तौबा। वैसे नीचे कुछ देख लेते हैं, रिमूव गूगल अकाउंट वैसे हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है करना देना से निकाल के देखते हैं, नहीं वो लोडिंग का स्पीड ज़्यादा अच्छा होता है। टेस्ट भी कर देख लेते हैं। जब तक ये लोड हो रहा है हम आगे मीडिया सेक्शन के अंदर मूव करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, मीडिया सेक्शन के अंदर ना चाहते भी लंबा हो गया। लेजी लोड डेफिनेटली हम ऑन करेंगे, रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर भी ऑन करेंगे। ये क्या होता है, जब लेजी लोड के अंदर हमारी इमेज लोड हो रही है तब उसकी जगह कोई ना कोई यूजर कुछ चीज़ दिखाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो ये जनरेटर अगर आपने सर्विस इनकी ऑन की हो, जैसे मैंने क्लाउड का ऑन किया हुआ, तो आप ये कर लें। वैसे अभी हमने ऑन नहीं किया, वो तो पहले नहीं होना। ये तो ठीक है, आई फ्लेम लगा देगा वहाँ पे, इनलाइट ये लगा रखा है तो कम्प्लेक्स है। तो
तो ये अभी जो हमने रिजल्ट्स मिल रहे हैं गूगल के फाउंड्स रिमूव करने के हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो ज़्यादा हो गई है वो 1.4 पे आ गई, 1. हल्का सा स्लाइड इम्प्रूव यानी कि ज़्यादा हो गई है, तो हमें नहीं मंजूर भी, हम गूगल के फाउंड दे देते हैं। CSS में तो अच्छा है और मीडिया के दोबारा देख रहे हैं रिस्पॉन्सिव। अब मीडिया को भी लेजी लोड कर दिया, क्या मेरे ख्याल अब ये चीज़ इम्प्रूव हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ये 150 ही मिल जाए। अब ये यहाँ पे अगर हम लोड करें, अब ये देखना इमेज लेजी लोड हो रही है, लेजी लोड हो रही है, लेजी लोड हो रही है, लेजी लोड हो रही है। अब उसकी ये रिजल्ट्स में दिखा रहा है कि पूरा लोड होगा तब वो हमें दिखाएगा, कोई पूरा लोड होने में इतना टाइम लगा इसको, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा होगा। लेकिन मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा, हम और चीज़ें चेंज करके देखते हैं। लाइक ये आई फ्रेम ख़त्म कर देता हूँ, ये भी ख़त्म कर देता हूँ, ये बैकग्राउंड वाला क्या था जनरेट है, ये भी ख़त्म, और रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर का भी देखते हैं। ब्लॉगिंग साइट के ये चीज़ लाजमी है, लेजी लोडिंग में इसको इग्नोर नहीं करना। ये ना एक्चुअल में हमारी इमेज, वेबसाइट की जो इमेज है ना, वो पहला जिसे हमने अबव ऑफ द फोल्ड कंटेंट पेज देखा था, उसमें है ही इमेज, ठीक है। इस वजह से इश्यूज आ रहे हैं। तो जब आपने अपनी ब्लॉगिंग साइट बनानी है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप टॉप पे इमेज से अवॉइड करें। लाइक जो अब मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, कोशिश करता हूँ इमेज नीचे ही हो, उससे परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है। तो रीटेस्ट नहीं किया, अच्छा जी। तो अब हम अगर फिर अब नहीं आ रहा तो मैं एक दफ़ा इसको ख़त्म करके दैन मैं इसको भी उड़ा दूँगा। लेजी लोड तो रखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि सर्विस वेबसाइट है तो हम इसको नाम ही रखें तो खैर है। ब्लॉगिंग साइट पर चीज़ ज़रूरी है। सर्विस वेबसाइट की समझ आ रही है, एक सिंगल पेज है बस। ब्लॉगिंग के लिए अंदर मल्टीपल पेजेस रखने पड़ते हैं। जल्दी और मीडिया एक्सक्लूड करना हम बता सकते हैं कि इस चीज़ को लेजी लोड नहीं करना भी। जैसे हम अब लेजी लोड कर दें और जो टॉप पे हमारी जो इमेज आ रही है इसको हम लेजी लोड से हटा दें, लिंक देंगे हम वहाँ पे मीडिया से जाकर लिंक उठा देंगे। और लोकलाइजेशन देख सकते हैं कि जो हमने देखा था आवाज़ आप बनाना या नहीं, उसको कैश करना या नहीं करना, तो ये करे या फिर नीचे नीचे जाता है, इसके कुछ नहीं करता। वैसे भी तो हमारे वेबसाइट के लोड वो कमेंट्स तो हैं। अब जी दिखा कुछ हमें कुछ बेहतर है, 1.24 से 1.2 पे आ गया है, ये 150 ही है। अब हम कह सकते हैं कि कुछ हमें बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं, हालांकि ये सारा कुछ नाम ही करते फिर भी होते। लास्ट मैं चेंज कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये इसका जो कैशे है वो पहले से ऑन था, तो इसलिए हमें यहाँ से जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिले। तो इतने भी बुरे नहीं आए थे तो कैशे नाम भी ऑन होता, तो लेकिन स्टिल उससे फर्क पड़ता है। अगर ये मैं वैसे फिर रिपीट कर देता हूँ, हम कुछ भी ना करें ऑप्टिमाइजेशन में, ये जिधर आपको रिजल्ट्स मिल गए हैं इसके ऊपर सिर्फ क्लाउडफ्लेयर को लगा लें, इससे भी बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आज की क्लास ये ब्लॉगिंग साइट के लिए जरूरी है, क्लाउड मस्ट है ना। फिर हम देखेंगे भी अगर क्लाउडफ्लेयर के बाद भी हमें जरूरत पड़ रही है नहीं, ये सर्विस अलग से जाकर हम उसके पास शामिल करेंगे, तो ये एक अच्छा स्टेप नहीं था। ये वाला प्लेस होल्डर होना चाहिए था, तो मैं वैसे इस सर्विस को भी नहीं कर देता। यहाँ पर जो चेंजेस कर सकते थे वो कर लिए हैं। एक चीज़ जो हम, अगर मेरे पास मुझे कोई ऑर्डर मिलता है कि इस वेबसाइट की हम स्पीड ऑप्टिमाइज़ करें और मुझे वो इस रिजल्ट में मिलती है, इससे भी मुझे बेहतर रिजल्ट देने हैं, तो मैं डेफिनेटली कुछ भी नहीं करूँगा, मैं उसकी इमेज जाऊँगा, इमेज का साइज रिड्यूस करूँगा
और कोशिश करूँगा कि उसका जितना से कम साइज करूँ और देन मैं उसका वेब पेज का वर्जन बनाने की कोशिश करूँगा, JPG के बजाय वेब पेज वर्जन। सिर्फ इतना कर देने से ये चीज़ बेहतर हो जाएगी, बगैर किसी क्लाउड प्लेयर के, बगैर किसी चीज़ के। लेकिन ये सारी जो चीज़ें आपके सामने हुई हैं, ये हर वेबसाइट से वेबसाइट वैरी करेगी, तो आप अपनी वेबसाइट के लिए ज़रूरी था कि बनाना आपको। तो दैट्स इट। डेटाबेस एक दफ़ा देख लेते हैं। डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि आपका जो अनयूजेबल चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं। लाइक वो आप जब कल भी हम देखते हैं, लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं पोस्ट लगा रहा था, मे भी यहाँ पे इसके वर्जन बने हो, ये देखें 2 रिवीजन इसकी हुई हैं। समटाइम्स मेरे पास पहले क्या होता था कि मैं एक आर्टिकल को, मैं एक हफ्ते में एक आर्टिकल बनाना होता था, तो उसके ऊपर मुझे 15-20 रिवीजन हो जाते थे एक आर्टिकल के लिए। तो जो रिवीजन है वो आपकी हिस्ट्री के अंदर सेव है, तो वो एक तरह का लोडेड डाटा है। जैसे हम थीम्स और प्लगइन्स जो यूज़ नहीं कर रहे उसको डिलीट कर देते हैं, ऐसे ही ये जो डाटा भी पड़ा होता है उसको डिलीट कर देना बेहतर होता है। तो हम वो डाटाबेस के अंदर आके यहाँ से देख सकते हैं भी क्या क्या कुछ है। लेकिन ये पोस्ट की रिवीजन 117 रिवीजन बन रही हैं, तो आज कुछ ऑटो ड्राफ्ट्स बने हुए हैं, तो हम 1 क्लिक से उन सबको डिलीट कर सकते हैं। ये अच्छा फीचर है लाइट स्पीड कैसे जी। अब किसी की कुछ जहन में कन्फ्यूजन है या कुछ पर्सनल कुछ और चीज़ डिस्कस करना चाह रहा है, कुछ सवाल जहन में आ रहा है, तो वो मुझसे पूछ लें। हम बस एक फाइनल टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे दोबारा, ताकि ये रीएनालाइज हो जाना। यहाँ से जो अच्छे रिजल्ट्स लेना है, रियल चैलेंज है। सर आपकी वेबसाइट कितने का है? टेस्ट कर लेते हैं वैसे। टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैंने अब ऑप्टिमाइज करना, मैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ गया नहीं अपनी वेबसाइट के ऊपर, मेरे ख्याल कम हो गया आगे से पहले की निस्बत। तो अब ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आना है। सर अपने लिए कितना टाइम देते हैं बहुत कम देते हैं। अब मैंने अपने ना उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा की है आर्टिकल्स की, पहले एक वीक में अब 2 देता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन नहीं देता। अब मैंने बता रहा हूँ मुझे लोकल जो 10 नहीं कुछ इस वेबसाइट बनाई थी हमने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, उस पर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ कुछ चीज़ों की ना, इसी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। मैंने रिसेंटली थीम भी जनरेट परचेज की हुई है, उसका मेन मकसद मेरा यही है ऑप्टिमाइजेशन। तो आई बिलीव कि पहले से ज़्यादा मुझे रिजल्ट्स वहाँ से मिल जाएंगे। टेस्टिंग कर रहा, टाइम नहीं मिल रहा, तो होपफुली ये जो भी मंथ है ये वैसे ही बिजी जाना, तो लगता है मुझे ऐसी कोई जनवरी फरवरी की बात चलती है, लेकिन वो भी कर लूँगा तो मेरी वेबसाइट काफ़ी अच्छे स्टेटिक्स हो जाएंगे। ये वैसे मैं अपना होम पेज नहीं ओपन कर रहा, ये भी ध्यान में रखना है, मैं आर्टिकल ओपन कर रहा हूँ। ये यूज़र को मेरा जो डाटा मिलेगा वो मैं देखने को मिलेगा। ये वैसे इसने डाटा दिया रियल टाइम यूजर्स का, ये आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे नजर नहीं आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। वैसे मैं हो गया था शुरू में जब मैं टेस्टिंग वगैरह करता था,
तो ये बाद में आती होती है जब आपकी वेबसाइट्स पुरानी हो जाती हैं और ये गूगल डाटा कलेक्ट करता है रियल टाइम यूजर्स को मेरी वेबसाइट कितने में लोड हो रही है, एवरेज ये दिखा रहा है। तो हम नीचे आते हैं, वाओ 52 भी हो गई है। पहले तो अच्छा रिजल्ट आता था 80 के अराउंड, 80 90, काफ़ी वैसे कम है। मैंने खुद आज नोट किया, इसी बहाने नोट हो गया। मैं भी सोचने बड़ी मैं 52 वाओ मैंने नेगेटिव वाले सेक्शन में तो किया। तो लार्जेस्ट कंटेंट टूल 1.3, तो ये बहुत बहुत मेरे नज़दीक बुरा है, लेकिन ये है कि मुझे ठीक करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। ये यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। ये आपकी वेबसाइट से वैसे यहाँ पे जो फर्स्ट ये वो अच्छा मिल रहा है। मुजम्मल का यहाँ पे आ रहा था 150, मेरा 138 था, लेकिन ओवरऑल लोडेड टाइम जो है ना 3.4 सेकंड है। ज़्यादा नहीं सर, आपके आर्टिकल भी तो ज़्यादा पड़े डेफिनेटली वो आर्टिकल के ऊपर कंटेंट भी ज़्यादा है, पिक्चर्स और सारा कुछ। लार्जेस्ट कंटेंट फुल डेट इतना है और देन 3.4 सेकंड है। स्टिल कंसिडरेबल है, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन ये बाकी वे जो कहते हैं ना हैरान कर रहा है। एक दफ़ा फिर टेस्ट करेंगे, तसल्ली करेंगे बना वीडियो बना ना लगा थी उन सारे जितने भी फायदे हैं करेंगे मुझे ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की जो है ना अलग से सर्विसेज होती हैं फाइबर और उसके ऊपर फाइबर अपलोड पे करना सिर्फ यही हम वैसे जो है ना ये अब बेहतर हो गया। ये पता नहीं क्यों उसने यहाँ से टेक्स्ट आ गया, पहले उसका लोडिंग का फर्क आ रहा था, अब ये इतना फेल उसका तो मुझे पता मोबाइल मेरा अच्छा नहीं होते, इसका तो मुझे पता था कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्यों ख़राब दिखा रहा है। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, सारे कहीं हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। स्टिल ये मुझे पता है मोबाइल को जो है ये ख़राब है, मोबाइल के लिए मैं इसको ठीक करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छे रिजल्ट है। हाँ हम मुजम्मल की वेबसाइट पे जो है ना कुछ भी नहीं पड़ा था, और उसके यहाँ पे GT मैट्रिक्स में रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे कदरें बेहतर थे लेकिन इतने अच्छे नहीं थे। अब मेरी वेबसाइट पे डाटा भी पड़ा, लेकिन स्टिल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है मुझे ये वाला, जिसके ऊपर हमें रिजल्ट लेना भी मुश्किल है। लेकिन मोबाइल वर्जन थोड़ा सा है, उसको मैंने इम्प्रूव करना है। ये बड़ा मुश्किल होता है यार, ये तो चैलेंजिंग चीज़ें करो फिर आएंगी या फिर सिर्फ देखने में लग रहा है। आज की क्लास डेफिनेटली यहाँ समाप्त होती है, चीज़ पूछनी है तो